A very good morning to all the participants of the webinar and particularly of this session. आपका स्वागत है इस सेशन के लिए। और इस सेशन में हम लोग एक नए तरीके से मैनेजमेंट और सॉफ्ट स्किल्स को समझने की कोशिश करना चाहते हैं। देखिए, जीवन में जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा जीवन है, जो हमारे समक्ष हमें जो भी कुछ नज़र आता है, वो सब एक होलिस्टिक वे में हमको जानना आवश्यक है, जिससे कि हम अपने निर्णयों को एक होलसम कॉन्सेप्ट में कॉन्टेक्स्ट में ले सकें। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने चारों तरफ ध्यान दें कि हमारा इस अस्तित्व का जो अनुभव है वो किस प्रकार का है और उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि मानव एक सोच विचार का ऑर्गेनिज्म होता है। उसके अंदर सोच विचार की शक्ति है। मानव के अंदर विवेक शक्ति है, जिसके द्वारा वो जो वांछित है और जो अवांछित है उसका फर्क करने की कोशिश करता है। हम जैसे इस जीवन में आए हैं तो हमारे जो भी अनुभव हुए हैं उससे हमने क्या ग्रहण किया है, उसके प्रति उसको समझने के लिए बहुत सालों से, हजारों सालों से, या जब से मानव पैदा हुआ है, मानव की हमेशा एक कोशिश रही है कि अपने आसपास की चीज़ों को जाने। अगर हम बहुत पुरानी किताबों को भी देखते हैं, वेदों को देखते हैं, यही सब जानने की उसमें कोशिश की जाती है। इसका रेलेवेंस हमारे लिए है, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो अगर हम अपने अस्तित्व के कॉन्टेक्स्ट में उसको करते हैं तो हमारी जो विजन है वो होलिस्टिक रहती है। और कॉन्टेक्स्ट को ना भूलने की वजह से शायद हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो वैसे हम कर जाते हैं। आजकल वैज्ञानिक, जो आधुनिक विज्ञान जिसको कहते हैं, उसका ज़माना है। और जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन छिड़ी है वेस्ट में, तब से विज्ञान को एक नया स्वरूप मिला है। विज्ञान के जो तौर तरीके हैं उसमें हम तथ्यों को इकट्ठा करते हैं। हम एक आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट बनाते हैं जो कि कारण की शक्ति पर आधारित रहता है। और उसके बाद जब आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट हमारा तैयार हो जाता है तो हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग करके हम तथ्य इकट्ठे करते हैं। और जब हम तथ्य इकट्ठे करते हैं उसके बाद उन तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करने के बाद समग्रता से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जो आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट हमने तैयार किया था, तथ्य उसके अनुरूप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो जो विज्ञान का तरीका है वो अपने आप में एक अद्वितीय तरीका है, जिससे कि मानव जाति ने काफ़ी विकास किया है। हमारे संविधान में भी हमें कहा गया है कि हमें एक वैज्ञानिक तौर तरीका सोचने का अपनाना चाहिए। इन सब बातों के मद्देनज़र मुझे लगा कि एक वैज्ञानिक तरीके से सोचा जाए, जो आधुनिक विज्ञान के स्टाइल में सोचा जाए, और देखा जाए कि हम एक होलिस्टिक वे में किस प्रकार से अपने आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को बना सकते हैं और किस निष्कर्ष पे हम पहुंच सकते हैं। एथिक्स हमको ये समझाती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या वांछित है, क्या अवांछित है। एथिक्स तक पहुंचने के लिए यदि हम विज्ञान का सहारा लेते हैं तो किस तरह की एथिक्स पर हम पहुंचते हैं, इसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, इसको हम इंक्वायर करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के दौरान।
तो मैं आपको अपने एक प्रेजेंटेशन पर ले जा रहा हूं और उसमें स्क्रीन बाय स्क्रीन मैं धीरे धीरे डिस्कस करता हुआ चलूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी बीच में कहीं भी कोई बात कंट्रीब्यूट करना चाहें उसके लिए आप बेफिक्र रह के कंट्रीब्यूट करिए और कोई भी बात आप कहना चाहें, कहीं आप उत्प्रेरित हो जाएं कुछ भी कहने के लिए या कुछ आपके विचार मन में आ रहा हो, कहीं आप मुझे ठीक करना चाहें, मुझे दुरुस्त करना चाहें, तो आपका बहुत बहुत स्वागत होगा। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं, आपके सामने अपना प्रेजेंटेशन रख सकूं। शायद आपको मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा होगा, अगर मुझे कंफर्मेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सब मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं जहां लिखा है साइंटिफिक अप्रोच टू रियलिटी, एथिकल पैराडाइम एंड इंक्वायरी। जी, मेरा स्क्रीन आपको नजर आ रहा है सब लोगों को? Yes, sir, it's visible. I just need one confirmation from the other side. It's visible, sir. आ गया, नजर आ गया। ओके, आ रही है सर। मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं और मैं अपना स्पीकर ऑन कर लूं क्योंकि मुझे कुछ आवाज़ दूसरे स्पीकर से समझ में आई थी कि somebody was replying but I could not hear it. Yeah, now it's better. रियलिटी मतलब जो सच्चाई है, जो हमारे चारों तरफ की सच्चाई है, उसके प्रति एक वैज्ञानिक अप्रोच और एथिकल पैराडाइम, यानी हम एथिकल लेंसेज को चढ़ा के रियलिटी में से एथिक्स को निकालना चाहते हैं। रियलिटी को कई स्वरूपों में देखा जा सकता है, कई तरीके से देखा जा सकता है। आज की जो हमारी इंक्वायरी है वो रियलिटी से एथिक्स को निकालने की इंक्वायरी है। तो जब हम सबसे पहले इस जीवन में आए थे, हम ये सोचें कि हम किस प्रकार से अपने चारों तरफ के की जो रियलिटी है, का जो अस्तित्व है, उसको कैसे हम पहचानने की कोशिश करते हैं, तो तुरंत हमारे मन में बात आती है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, यानी हमारी जो सेंसेस हैं, तो इस सेंसेस जो हैं उनके द्वारा हम रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। सेंसेस यानी हमारे देखने की शक्ति, हमारे सूंघने की शक्ति, हमारे सुनने की शक्ति, हमारे टेस्ट करने की शक्ति या हमारे महसूस करने की शक्ति, फील करने की शक्ति, जो हमारे स्किन या नर्वस सिस्टम से हमको मिलती है। ये इंद्रियां हमको एहसास दिलाती हैं कि हम जहाँ पे हैं वहाँ पर किस प्रकार का वातावरण हमारे इर्द गिर्द है। ये हमारी मदद करती हैं हमारे आसपास की सच्चाई को जानने के लिए, और शायद हमको ऐसा लगता है कि हमारी मदद करती हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम सोचें कि अगर हमारी देखने की शक्ति खत्म हो जाए, हमारी सूंघने की शक्ति खत्म हो जाए, हमारी सुनने की, टेस्ट करने की शक्ति या फील करने की शक्ति, ये पांचों शक्तियां हमारी खत्म हो जाए, इनमें से कोई भी शक्ति हमारे पास ना हो, तो कैसा एहसास हमको होगा? क्या आप इस बारे में कुछ विचार कर सकते हैं मन में? आपने देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो स्मेल, हियर, टेस्ट और फील कर सकते हैं, तो उनका इंटरेक्शन काफी कुछ बना रहता है। जो लोग देख भी नहीं सकते हैं और साथ में सूंघ या सुन भी नहीं सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस एक अलग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वो केवल टेस्ट और फील करके उनको अनुभव होगी आसपास की चीज़ों को। अब टेस्ट वाला अनुभव भी आप निकाल लीजिए तो केवल फील कर पाएंगे वो। कुछ उनको लगेगा, कोई चीज़ पे कोई टच छुआ है किसी चीज़ को उन्होंने, कुछ लगेगा कि वहाँ पे कुछ है, कुछ तरल पदार्थ है या कुछ सॉलिड पदार्थ है, वो फील कर पाएंगे।
लेकिन वो भी हटा लिया जाए, अगर वो भी हटा लिया जाए तब क्या होगा? क्या आप सोच सकते हैं कि विचार उनके मन में आ रहा होगा? कोई उनके अंदर बोलने की शक्ति है? क्या ये सारी शक्तियां होते हुए जब हमने जैसे कोई भाषा सीख ली थी और उसके बाद मैंने ये पांचों इंद्रियां हटा ली, तो क्या उस व्यक्ति के मनस पटल पे कुछ विचार होंगे? ऑब्वियसली विचार होंगे, क्योंकि वो विचार पहले से इकट्ठे कर चुका है। अगर मान लीजिए उसने कोई विचार ना इकट्ठे किए होते तो क्या विचार बनाने की शक्ति उसके अंदर होती? अगर आप इसको ध्यानपूर्वक सोचें तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इन पांचों इंद्रियों के ना होते हुए भी विचार उनके मन में आ सकता है। हाँ, जब वो बोलेंगे और अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो उसके लिए भाषा चाहिए उनको। भाषा नहीं होगी तो वो बच्चे की तरह आ ऊ करके भी कुछ बोल सकते हैं। विचार को एक्सप्रेस करने के तमाम तरीके हो सकते हैं, लेकिन विचार जो है इन इंद्रियों से अलग है। ये बात आप शायद महसूस कर सकते होंगे। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, केवल मानव ही नहीं, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, मैंने कुछ साइंटिफिक जर्नल्स में जानने की कोशिश की तो वहाँ पे कहीं पर लिखा है कि 1 करोड़ टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स इस पृथ्वी पर हैं। कहीं कोई फिगर लिखी, कहीं कोई फिगर लिखी है। हमारा जो प्राचीन साहित्य उसमें कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक फिगर हमको मन में रखनी चाहिए। तो प्लांट्स, एनिमल्स और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी इस दुनिया की इंफॉर्मेशन को अपने सेंसेस के माध्यम से ग्रहण करते हैं। क्यों ग्रहण करते हैं? कि अगर वो इस इंफॉर्मेशन को ग्रहण नहीं करेंगे तो हो सकता है उनका सर्वाइवल जो है खतरे में पड़ जाए। तो एक तरह से जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, उनको सर्वाइव करने में मदद करती हैं। उनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंड करता है कि उनको अपने आसपास के एनवायरनमेंट को परसीव करने की, उसको सेंस करने का शक्ति है कि नहीं है, या जो स्टिमुलस आ रहा है उस पर रिस्पॉन्ड करने की उनके अंदर शक्ति है कि नहीं है, उसको समझने के बाद। और ये काम सेंसेस करके देती हैं, बिकॉज सेंसेस उनको एहसास कराती हैं कि आसपास कोई खतरा है या कोई बिना खतरे की चीज़ है, उसका एहसास उनको कराती हैं। हम मानव हैं तो हम मानव होते हुए हमारे पास भी कुछ शक्तियां हैं, जैसे देखने की, स्मेल करने की, हियर करने की, टेस्ट करने की और फील करने की शक्ति। जो दूसरे जानवर हैं उनमें इसके अलावा भी बहुत सी शक्तियां हो सकती हैं। उनकी इंद्रियां कुछ और भी हो सकती हैं जिससे वो इस दुनिया को ग्रहण करते हैं, और उनकी इस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने की कैपेसिटी जो है वो कुछ भी हो सकती है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो काफ़ी फर्क तरह से इस दुनिया को देखते हैं, और उनमें से कुछ सेंसेस ह्यूमंस के पास भी होती हैं जो दूसरे जानवरों के पास हैं, लेकिन सारी की सारी सेंसेस जो जानवरों के पास है ह्यूमंस के पास नहीं है। और कुछ मामलों में ह्यूमन से भी ज़्यादा, मानवों से भी ज़्यादा तीव्र और संवेदनशील शक्तियां उनके पास रहती हैं कुछ जानवरों के पास। ऐसा नहीं कि मानवों के पास ही सारी शक्तियां हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं। आपके सामने तस्वीर नजर आ रही होगी डक बिल्ड प्लेटिपस की। इसमें इलेक्ट्रो रिसेप्शन की शक्ति है। इसके मुंह में बहुत हाईली डेवलप्ड सेंसर होते हैं। जो सेंसर जो है उसके, जिनको वो अटैक करना चाहता है, जिनको खाना चाहता है दूसरे जानवरों को, उनको वो लोकेट कर सकता है उन सेंसर्स के माध्यम से। और जो उसकी सामने आपको बीक सी नजर आ रही है, इसके अंदर सेंसर से भरी है ये, और इन सेंसर के माध्यम से बहुत एक्यूरेटली वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो गहरे से गहरे पानी में भी, जहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा, वहाँ भी अपने शिकार कर सकते हैं।
तो अद्भुत शक्ति है, ये मानवों के पास नहीं है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, चमगादड़ है। चमगादड़ आप लोग सब जानते हैं, अपने चमगादड़ों के बारे में हम लोग स्कूलों की किताबों में पढ़ते हैं। ये अपने मुंह से कुछ साउंड्स निकालते हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे टकरा के वापस आती हैं, और रात में खासतौर पे ये जो इको निकालते हैं जो वापस आती है, उसके आधार पे उनको पता लग जाता है कि कोई चीज़ है वो कितने दूरी पे है, उनका फूड जो है वो कितने दूरी पे है, और वो भी ये भी पता लगा सकते हैं कि वो कितने कहाँ उड़ रहे हैं, कितने ऊपर उड़ रहे हैं, उनकी फ़्लाइट कैसी है, और कहीं सामने कोई टकराने वाली चीज़ तो नहीं आ रही है। तो ये सब बड़ा एक्यूरेटली जज कर लेते हैं वो। ये अद्भुत शक्ति इनके पास है, ह्यूमन बींग्स के पास नहीं है। हमारी तो कोई आंखें बंद कर दे तो हम तो टकरा जाएंगे सामने। कैट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। तीसरा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, सांप। नेचर मैगजीन में लिखा है, जो साइंटिफिक जर्नल है मशहूर, इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल, कि जो हंटर स्नेक्स हैं, वाइपर्स की तरह, पाइथन्स की तरह और बोआ स्नेक्स की तरह, वो अपना रास्ता अंधेरे में बड़े आराम से निकाल लेते हैं, क्योंकि वो इंफ्रारेड जो रेडिएशन होती है, थर्मल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन थोड़ी गर्मी पैदा करती है, जो कि दूसरे एनिमल्स के बॉडी से एमिट होती है, उसको वो डिटेक्ट कर लेते हैं, और इसलिए आराम से वो अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं, और डार्क में वो कहीं भी विचरण भी कर सकते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, उनको ये महसूस नहीं होता कि कोई मुझे कमी आ रही किसी भी तरह की। वो संपूर्ण महसूस करते हैं अपने आप को। और ऐसे स्नेक्स जिनकी आंखें आप ब्लाइंड भी कर दीजिए उनको, उसके बावजूद भी वो अपने दूसरे एनिमल्स को प्रे कर लेंगे। मैं अभूतपूर्व शक्तियों की बात कर रहा हूं जो इंद्रियां दूसरे जानवरों को मिली हुई है। इसी तरह का एग्जाम्पल है ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस एक अद्वितीय जानवर है, क्योंकि उसकी जो साइट है, यानी देखने की शक्ति जो है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके अंदर शक्ति है पोलराइज्ड विजन की, यानी पोलराइज्ड विजन के द्वारा कितनी रोशनी उसके आंखों में आएगी, उसको बड़े एक्यूरेटली कंट्रोल कर सकता है। साइंटिफिक जो लोग फिजिक्स वगैरह पढ़े हैं वो जानते हैं कि पोलराइजेशन का मतलब है एक प्लेन में लाइट पोलराइज हो जाती है, उसकी वजह से बाकी प्लेन्स की लाइट बाहर हो जाती है। यानी कि वो एक प्लेन की लाइट एक बार में देख सकता है, और इस तरह से हर प्लेन की लाइट देख के वो आपस में सामंजस्य बैठा के काफ़ी एक्यूरेटली चीज़ों को देख लेता है, और इस तरह से डार्क वाटर में भी देखने की और अटैक करने की शक्ति उसके अंदर अभूतपूर्व शक्ति आती है, जो कि मानवों में नहीं है और दूसरे जानवरों में भी नहीं है। कैटफिश एक एग्जाम्पल है टेस्ट वाली शक्ति का, क्योंकि टेस्ट की शक्ति से हम लोग परिचित हैं ना। हम लोग जिन शक्तियों से परिचित हैं उनकी बातें हम ज़्यादा करते हैं। कैटफिश, जिसमें कि कैट की तरह के विस्कर्स होते हैं, यानी जो आँख मूंछ टाइप की जो होती है, उसमें करीब 1,75,000 टेस्ट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और इसके मुकाबले में एक अगर औसत आदमी को देखें तो उसमें केवल 10,000 टेस्ट के बड होते हैं। जैसे हम लोग जो है, हमारे 10,000 टेस्ट के बड हैं, लेकिन कैटफिश के मुंह के अंदर, या फिस्कर्स में सॉरी, 1,75,000 टेस्ट सेंसिटिव सेल्स हैं। और ये जो इनके विस्कर्स हैं और जो टेस्ट के सेल्स हैं इनके पास, उनसे इनको मदद मिलती है कि वो फूड को बड़े अच्छे ढंग से टेस्ट कर लेते हैं और उसको पहचान लेते हैं और फ़र्क कर सकते हैं, और इस तरह से जो भी टेस्ट करके वो पहचान के अपने प्रे पे जा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं अफ्रीकन बुश एलिफेंट का। ये एग्जांपल है स्मेल की सेंस, सूंघने की जो शक्ति होती है।
मैंने जैसे कहा कि हम पांच शक्तियों से परिचित हैं, और शक्तियों से हम परिचित नहीं हैं, तो इन 5 शक्तियों की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि और भी कई तरह की शक्तियाँ हो सकती हैं, जिससे कि इंद्रियाँ हो सकती है, जिससे जानवर अपने आसपास की चीज़ों को पहचानते हो। अफ्रीकन बुश एलिफेंट है, सबसे बढ़िया सूंघने की शक्ति वाला जानवर है ये पूरे एनिमल किंगडम में, क्योंकि 2000 पावरफुल सेंसर्स हैं इसके सूंड में, जबकि कुत्तों में ये सेंसर्स केवल 1000 होते हैं, और ह्यूमंस में ये सूंघने के सेंसर 400 होते हैं, यानी 5 गुना शक्ति है सूंघने की शक्ति। कुत्तों के केस में तो हम तो एग्जाम्पल जानते ही हैं कि घर में हम लोग बैठे हैं और कुत्ता घूम रहा है, हमारा पालतू कुत्ता, और घर का मालिक या घर का कोई मेंबर जो है वो 2 किलोमीटर दूर आ गया है, कहीं से आ रहा है वो, और 2 किलोमीटर दूर आ गया है, 2 किलोमीटर दूर से ही कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है कि वो आ रहे हैं। ये उन 1000 सेंसर का कारण है। ये केवल नंबर ही की भी बात नहीं सेंसर्स की, ये सेंसर्स होते भी बहुत पावरफुल हैं। इतने पावरफुल सेंसर्स हैं, 2 किलोमीटर से भी वो सूंघ ले रहा है कुत्ता। हाथी, अफ्रीकन बुश एलिफेंट है, 2000 पावरफुल सेंसर्स हैं, मीलों से सूंघ लेता है ये। बायोलॉजिकल स्टडीज जो करी गई हैं उनके अनुसार जो अफ्रीकन बुश एलिफेंट है, उनको जो अपने सेंसर्स मिले हैं वो धीरे धीरे बढ़ते गए हैं। और इसी तरह से अगर हम आगे सोचें तो एलिफेंट्स इन चार्ट्स को टॉप करते हैं, क्योंकि स्मेल जीन्स को अगर हम लेते हैं, जबकि एलिफेंट्स में जो स्मेल के जीन्स हैं वो 1948 जीन्स हैं, जबकि काओ में ये जीन्स 1186 हैं, और डॉग में ये जो स्मेलिंग के जीन्स हैं यानी सूंघने के जो जीन्स हैं वो 811 हैं। अगर गाय की बात करें तो एक कमरे में आप 1000 बछड़े एक कमरे में या एक जगह पे कहीं इकट्ठे कर दीजिए, और उसकी माँ को, उस बछड़े की माँ जो गाय है उसको वहाँ पे ले आइए। 1000 बछड़ों में आपको क्या लगता है कि कितनी देर में वो अपना बछड़ा पहचान लेगी? सारे बछड़े एक जैसे लगते हैं देखने में, हम लोग तो नहीं पहचान सकते, हमारे साथ तो ये हो जाए तो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन वो जो गाय है बिना किसी गलती के सीधे अपने बछड़े के पास जाएगी। वो कैसे जाती है? वो इस सेंस ऑफ स्मेल की वजह से जाती है। वो अपने बछड़े को स्मेल से बड़े अच्छे ढंग से पहचानती है। ह्यूमन बीइंग्स अपने बछड़ों को, अपने बच्चों को स्मेल से नहीं पहचान सकते, अपने बच्चों को नहीं पहचान सकते, लेकिन ये गाय जो है अपने बछड़े को बहुत एक्यूरेटली स्मेल से पहचानती है। एक और उदाहरण लेते हैं, जूल बीटल्स। ये छोटा जंतु है, टाइनी क्रीचर। ये एक जलते हुए पाइन के पेड़ को स्मेल कर सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है, जो 10 मील दूर भी होगा, और एक एवरेज ह्यूमन तो कुछ 100 फीट तक ही डिटेक्ट कर पाएगा। और 3 ऐसे कारण प्रतीत होते हैं कि जिसकी वजह से इस जानवर में ये खासियत डेवलप हो गई। एक तो पहला है फूड गैदरिंग, दूसरा है मेटिंग का प्रोसेस, और तीसरा है जो अंडे ले करते हैं उनकी हेल्थ को सुरक्षित रखना। तो इनकी वजह से, क्योंकि ज़रूरत थी, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन कहते हैं, तो सेंसस के साथ भी वही होता है कि जो भी ज़रूरत होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपने एनवायरनमेंट में, वो ज़रूरत अपने आप ही उसके अंदर धीरे धीरे समय के साथ इवॉल्व हो जाती है, वो शक्ति उसको मिल जाती है, जिससे वो अपने जीवन का यापन उस एनवायरनमेंट में कर सकता है। अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं, केव फिश का। ये सुनने की शक्ति है। केव फिश जो रहती है वो काफ़ी पिच ब्लैक एनवायरनमेंट में रहती है, बिल्कुल भी वहाँ पे लाइट नहीं रहती, और अगर ये कुछ देख भी पा सकती है तो लेकिन वहाँ पर वो देख नहीं सकती क्योंकि लाइट है ही नहीं बिल्कुल भी जहाँ वो रहती है। लेकिन उसके अंदर जो सुनने की शक्ति है वो बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि वो
1 किलोहर्ट्ज की हल्की आवाज़ या उससे कम की भी आवाज़ को डिटेक्ट कर लेगी। और ये जो एबिलिटी है ये केव फिश की मदद करती है कि वो एफिशिएंटली अपने प्रे को लोकेट कर सकती हैं और अननेसेसरी नॉइज़ को सराउंडिंग से हटा सकती, फिल्टर आउट कर सकती हैं, और फिल्टर आउट करके वो जो सुनने वाली आवाज़ है उसको ध्यानपूर्वक सुन के और बहुत क्लियरली सुन सकती है। हम लोग भी साइंस में जब हम लोग कुछ स्पीकर्स बनाते हैं, साउंड सिस्टम्स बनाते हैं, उसमें हम लोग नॉइज़ कैंसिलेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये नॉइज़ कैंसिलेशन की अद्भुत क्षमता केव फिश में अपने आप ही आ गई है। केव जहाँ पे अंधेरे केव्स होती हैं वहाँ पे वो रहती है। अगला एग्जांपल लेते हैं बीज और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का। जो बीज हैं यानी मधुमक्खियाँ जो हैं वो बहुत ही हाइपर सेंसिटिव होती हैं और वो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकती हैं, उनके अंदर ये शक्ति है। और इसके अलावा वो एटमॉस्फेयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी डिटेक्ट कर सकती हैं, जिससे उनको इंडिकेट हो जाता है कि थंडर स्टॉर्म आने वाला है। तो ये जो एबिलिटी है ये बीज की मदद करती है कि वो फ्लावर्स में नेविगेट कर सकती हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा सकती हैं और वो उनको पता लग जाता है कि स्टॉर्म कब आ रहा है। तो यानी स्टॉर्म के आने की पहले से उनको खबर हो जाती है। इसी तरह से स्पाइडर्स हैं। स्पाइडर्स जो हैं ये उन कुछ जानवरों में से हैं जिनके अंदर टच की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके स्पाइडर्स के ऊपर बहुत सारे हेयर होते हैं उनके पैरों पर, और उन हेयर के माध्यम से वो किसी भी वाइब्रेशन को, हल्की सी भी वाइब्रेशन को आराम से डिटेक्ट कर लेते हैं, वो वाइब्रेशन किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एनिमल से उत्पन्न हुई हो, और उसकी वजह से वो अपने प्रे को हंट कर सकते हैं और उनके लिए हंटिंग बहुत आसान बन जाती है। और बल्कि देखें आपने, स्पाइडर बिल्कुल सही वक्त पे मूव करता है, बाकी वो बैठे ही रहता है एक जगह, उसको ज़रूरत ही नहीं है मूव करने की, बिकॉज उसके अंदर शक्ति इतनी बढ़िया टच वाली। अगला है मैंटिस श्रिम्प। इसमें एक कॉम्प्लेक्स विजुअल सिस्टम होता है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स विजुअल सिस्टम यानी देखने का जो सिस्टम है वो मैंटिस श्रिम्प में होता है। श्रिम्प जो कि पानी में पाए जाते हैं। 16 टाइप के फोटो रिसेप्टर्स मैंटिस श्रिम्प में होते हैं, लाइट डिटेक्टर्स, जो कि विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, और साथ साथ वो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को भी अलग से डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा वो लाइट की डेप्थ को भी एक आंख से डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि दूसरी आंख जो है कहीं और देख रही होती है। अब जैसे हम लोग के केस में जब तक दोनों आंखें मिलकर नहीं देखती हैं तो डेप्थ को हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते कि कितने दूरी पे कोई चीज़ है, लेकिन श्रिम्प के साथ ऐसा नहीं। इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स विजुअल सिस्टम है। मैं काऊ और डॉग की बात कर चुका हूँ आपसे, ईगल की बात भी मैं ऐड कर देता हूँ। आप लोग जानते हैं चील है, बहुत ऊपर से अपने प्रे को देख लेती है। हम लोग इतने ऊंचाई पे होंगे तो उस चीज़ को हमें समझ में नहीं आएगा कोई चीज़ वहाँ पे है अभी, लेकिन ईगल देख सकती है, कई मीलों से ऊपर से वो देख लेती है। उसके अंदर देखने की अभूतपूर्व शक्ति है। तो ये सारे जितने भी हमने उदाहरण देखे उससे हम लोग किस निष्कर्ष पे या किस सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं? हम एक तो ये 5 हमारी जो शक्तियां हैं, एक तो हम ये सोच सकते हैं ये जो जानवर हैं, ये जितनी भी हमारे पास 84 लाख योनियां कह लीजिए या कितने भी योनियां कह लीजिए, जितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स इस पृथ्वी पे रहते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग टाइप की इंद्रियां हैं। केवल 5 टाइप की नहीं, जैसे हमारे पास 5 टाइप की हैं। तो हो सकता है ये 15, 20, 25 कितने भी टाइप की तरीके से वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पहचान रहे हो, और उन सब में वो शक्तियां पैदा कैसे होती हैं? जैसे जैसे उनका रिक्वायरमेंट होता है सर्वाइवल का, वैसे वैसे हमने देखा उनके अंदर ह्यूमन बींग्स को इन सब इनमें से केवल 5 चीज़ों की समय समय पे ज़रूरत पड़ी थी, तो ह्यूमन बींग्स ने 5 शक्तियां डेवलप की हैं।
अब ये जो शक्तियां हैं, इसके अलावा हमारे पास और भी शक्तियां हैं, जैसे हमारी पूरी बॉडी है, ठीक है, ये जो 5 शक्तियां, ये हमारे बॉडी का पार्ट है। उसके बाद जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन एक माइंड भी है हमारे अंदर और एक इंटेलेक्ट भी है हमारे अंदर। जो माइंड है, जो भी कुछ इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है उसकी प्रोसेसिंग करता है। जो आईज से प्राप्त हो रहा है, जो ईयर से प्राप्त हो रहा है, जो नोज से प्राप्त हो रहा है, जो नर्वस सिस्टम से या टंग से प्राप्त हो रहा है, माइंड उसकी प्रोसेसिंग करता है। और माइंड प्रोसेसिंग करता है और इंटेलेक्ट को वो गाइड करता है। इंटेलेक्ट भी एक हमारे अंदर चीज़ है जो कि हम लोग ब्रेन से कनेक्ट करते हैं, जिसको कि ब्रेन में, जिसको हम बुद्धि भी कह सकते हैं, माइंड को हम मन कह सकते हैं। तो बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ये इन 3 चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि हम लोग बने हैं। जो भी चीज़ हमारे पास इंद्रियों से आ रही है, माइंड उसको प्रोसेस कर रहा है। माइंड प्रोसेस करके इंटेलेक्ट को पर असर करने की कोशिश कर रहा है। और इंटेलेक्ट और माइंड के बीच में एक द्वंद्व बना रहता है, क्योंकि इंटेलेक्ट के पास ये पावर है सोचने की कि किस निष्कर्ष पे पहुंचा जाए, और माइंड के पास ये पावर है उस निष्कर्ष को बदल देने की। माइंड बहुत पावरफुल होता है, वो इंटेलेक्ट के डिसीजन मेकिंग को बदल सकता है। उसके अंदर बड़ी पावर है इंटेलेक्ट के डिसीजन मेकिंग को बदलने की। और इंटेलेक्ट को कितना मजबूत होना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इस पे और डिटेल में अभी आता हूं कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इससे मेरा क्या मतलब है। अब हम जिस तरह से देखते हैं जीवन को, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लूं। हमारे पास जो इंद्रियां हैं, देखिए, जो देखने की शक्ति है हमें अपनी आंखों से मिलती है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम देखते कैसे हैं। मैं आपको सेंसेस के एवोल्यूशन में लेके जा रहा हूं, क्योंकि हम लोग अपना अनुभव सेंसेस से कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि सेंसेस जो हमको दिखा रही हैं वो बिल्कुल सही दिखा रही हैं, सत्य दिखा रही हैं कि नहीं दिखा रही हैं। क्या हमें जो सेंसेस दिखा रही हैं उसी को हम सत्य मान लें? तो फिजिक्स में जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, मैं उनका सहारा लेता हूँ। देखिए, कहा जाता है कि सूरज से वेव आ रही है। ये जो सूरज से वेव आ रही हैं, वो कई तरह की वेव्स आ रही हैं। तो वेव इस तरह की कुछ दिखाई पड़ती है, जैसा कि आपको तस्वीर में चलती हुई वेव नजर आ रही है। और वेव ये ऐसे बनती है, फिजिक्स वाले लोग कहते हैं कि वेव ऐसे बनती है कि उसमें एक इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑसिलेट कर रहा होता है, जिसको ई अल्फ़ाबेट से दिखाया हुआ है, और एक बी जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट कर रहा है मतलब उसकी वो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है पेंडुलम का, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे से हमेशा 90 डिग्री पे रहते हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई से दिखा रखा है और बी से जो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर ऑसिलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो वेव है, इन दोनों से 90 डिग्री पर आगे अग्रसर हो रही है, जिसको कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के भी 90 डिग्री पे है और मैग्नेटिक फील्ड के भी 90 डिग्री पे वेव मूव कर रही है। आप ऐसे सोचिए कि ये वेव सूरज से हमारे पास आ रही है। भाई, वेव के आने से तो हम समझ नहीं जाएंगे ना कि ये लाइट है या क्या है। तो हमारे पास आंखें हैं। ये वेव क्या करती है कि हमारे आंखों के अंदर आ जाती है। आंखों में सामने केवल एक लेंस लगा हुआ है। लेंस जैसे हम लोग फिजिक्स में भी लेंस बना सकते हैं। आजकल डॉक्टर लोग वो लेंस निकाल के दूसरा अपना लगा देते हैं। तो लेंस एक जड़ चीज है। आंखों का लेंस जो है उन वेव को पीछे जो रेटिना नामक जो स्क्रीन है उस पर फोकस करता है, और जब वो वेव वहाँ पे फोकस होती है, वहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं। रेटिना पे जो सेंसर है, उस वाइब्रेशन का उन पे असर होता है, और उस वाइब्रेशन को वो ब्रेन तक लेके जाते हैं। पीछे नर्व्स लगी हुई हैं, इनको ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। ये तो हमारा एक्सपीरियंस है, बिकॉज हमने काट के भी देख रखा है कि भी पीछे नर्व्स लगी हुई हैं। जो नर्व्स हैं
वो उस सिग्नल को किस तरह से प्राप्त कर रही हैं और कैसे वो लेके जा रही हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल रिसर्च अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये पता है कि वो जाता है। ये सिग्नल को वो अपने ढंग से, जो रिसेप्टर्स हैं, अपने ढंग से लेके जाते हैं, क्योंकि वेव जिस रूप में आ रही थी उसी रूप में तो सिग्नल ब्रेन में नहीं जा रहा। अगर जा सकता होता तो फिर आँख की क्या ज़रूरत थी? भाई आँख एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उस वेव को ब्रेन तक लेके जाएगा, और बिना उस आँख के लेंस के वो वेव जो है ब्रेन तक नहीं जा सकती है। इसलिए आँख में पहले वो लेंस पे जाती है, लेंस से रेटिना पे जाती है, रेटिना के पीछे जो जो न्यूरॉन्स हैं या छोटे छोटे सेल्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, वो नर्व्स से बंधे हुए हैं, और वो नर्व्स के माध्यम से वो वेव जो है, उसका जो वेव का जो ऑसिलेशन है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। जब वो ब्रेन तक पहुंच जाता है तो ब्रेन में एक पिक्चर बन के आती है, एक पिक्चर क्रिएट होती है ब्रेन में। ये जो पिक्चर ब्रेन में बनती है, ये ब्रेन की टेक्निक है। ब्रेन उस तरह से बना हुआ है कि इस तरह की मुझे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव दोगे तो मैं ऐसी पिक्चर बना दूंगा, अगर मुझे दूसरे टाइप की चीज दोगे तो मैं दूसरे टाइप की चीज बना दूंगा। तो ये ब्रेन के कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि ब्रेन आपको क्या दिखा रहा है। अगर ब्रेन का कंस्ट्रक्शन किसी दूसरे तरीके का होता तो ब्रेन आपको कुछ और दिखाता। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर कोई दूसरा जीव है, जैसे आप गाय ले लीजिए, कोई सांप ले लीजिए, कोई दूसरा जीव है, क्या उसको दुनिया वैसी दिखाई पड़ती होगी जैसे आपको दिखाई पड़ती है? उसका ब्रेन अलग है, उसका ब्रेन अलग है। हम लोग सांप बन के तो देख नहीं सकते, हम कैसे देख पा रहे हैं? शायद फ्यूचर में कोई इस तरह का रिसर्च निकला है, लेकिन ये मान के चला जा सकता है कि हर जीव एक अलग ढंग से दुनिया को देख रहा है। उसके कलर्स भी अलग हैं, उसकी आकृतियां अलग हैं, सब कुछ अलग है, कोई चीज़ एक जैसी नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती जुलती हो सकती हैं, लेकिन सब जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, अगर वो देख रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करके उससे आकृति बना रहे हैं, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आकृति एक जैसी हो, क्योंकि सबके ब्रेन अलग है। तो यानी कि जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है सूरज की या अपने आसपास चीज़ों की जो पिक्चर नज़र आ रही है, क्योंकि सूरज की लाइट वहाँ पड़ के आपकी आंखों पे आ रही है और इसकी वजह से आप देख पा रहे हैं अपने आसपास की चीज़ों को, तो वो चीज़ों को जो देखने का देख पाने का जो क्षमता है वो आपके ब्रेन पे डिपेंड करती है कि आपका ब्रेन किस प्रकार से बना हुआ है। अगर ब्रेन दूसरे तरह से बना होता तो दूसरी पिक्चर आपको दिखा देता, और तब आप सोचते हैं कि सारी दुनिया उसी तरह की है जैसा ये वाला ब्रेन दिखा रहा है। अभी हमको जैसा नज़र आता है हम सोचते हैं दुनिया उसी तरह की है जैसा हमारा ब्रेन हमको दिखा रहा है। अगर आप सांप से पूछें तो अगर सांप को हमारी दुनिया को दिखा सके हम किसी तरह से, भी ऐसा तुमको दिखता है, अरे अरे कहेगा ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखता, मुझे दूसरा दिख रहा है। तो यानी हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ब्रेन ही वो चीज़ है जो हमको वो पिक्चर दिखा रहा है। अगर ब्रेन चेंज हो जाए तो वो पिक्चर दूसरी हमको नजर आएगी। यानी कि हमको जो सेंस मिली हुई है देखने की, वो एक पर्टिकुलर टाइप की सेंस मिली हुई है। अब आगे आते हैं, इसमें मैंने आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है। वहां पे नीचे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है? आप देख सकते हैं कि जहां पर लाल धारी और नीली धारी और पीली धारी बनी है वर्टिकल, वो विजिबल स्पेक्ट्रम है। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को हमने दिखा रखा है बाएं से दाएं तरफ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ होती है। ये सारी वेवलेंथ्स जो है आ रही है सूरज से। सूरज से केवल वो नहीं आ रहा जो आपको दिख रहा है, उसके अलावा भी बहुत सी वेवलेंथें आ रही हैं, लेकिन आपको दिख कितना रहा है? केवल उतना जितना कि लाल लाइन है या पीली लाइन है या नीली लाइन है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा आपको जो भी आ रहा है। अगर आपको लॉन्ग रेडियो वेव्स देखनी हो तो आपका ब्रेन वो क्षमता नहीं रखता। अगर आपको माइक्रोवेव देखनी हो तो ब्रेन का क्षमता नहीं रखता। इसी तरह से एक्सरे या गामा रे को देखने की ब्रेन क्षमता नहीं रखता। अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रे को देखने की ब्रेन क्षमता नहीं रखता। ब्रेन क्षमता रखता है केवल विजिबल स्पेक्ट्रम को देखने की। एक बहुत थोड़ा सा वो है, बहुत पतली सी लाइन है,
पतली भी आपको दिखाने के लिए बना रखी है, अगर मैं उसको प्रोपोर्शन पे बना दूं तो दिखेगी ही नहीं आपको। यानी इन्फिनिट स्पेक्ट्रम है, इन्फिनिट स्पेक्ट्रम में से इन्फिनिटेसिमल स्पेक्ट्रम हम देख पा रहे हैं केवल, यानी हम पूरा स्पेक्ट्रम देखने से वंचित हैं। ये नंबर 8 है सर। इतनी कंजूसी है सृष्टि की कि हमको कुछ देखने ही नहीं दे रही है। शायद हम माइक्रोवेव देख सकते होते, गामा रे देख सकते होते, एक्सरे देख सकते होते, तो हमें कुछ दूसरी दुनिया नजर आ रही होती और हम सोच रहे होते हाँ वो दुनिया उस तरह की है हमारे आसपास। और यहाँ पर देखिए कितनी सीमित हमको क्षमता दी हुई है। केवल आप 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 के बीच में भी बहुत छोटी सी एक रेंज है आप देख पा रहे हैं, और बाकी का कोई असर आपके ब्रेन पे नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्रेन उनके लिए अंधा है। कोई अंधा व्यक्ति होता है तो कभी हम सोचते हैं अरे ये अंधा है, हम तो देख पा रहे हैं। अरे उसमें और आप में कोई फर्क ही नहीं है। अगर वो 0.00000 देख पा रहा है तो आप 0.00001 देख पा रहे हैं, तो कौन सा बड़ा बढ़िया देख पा रहे हैं आप? आपके अंदर कौन सी बहुत बढ़िया क्षमता हो गई अपने आसपास की चीजों को समझ पाने की? आप भी अंधे हैं, वो भी अंधा है, और हर ऑर्गेनिज्म अंधा है। क्यों मैंने कहा हर ऑर्गेनिज्म अंधा है? क्योंकि ब्रेन की क्षमता पे डिपेंड करता है ना कि क्या पिक्चर दिखाएगा। पहली बात तो ये कि बहुत सीमित स्पेक्ट्रम वो लेगा, उसके बाद जो पिक्चर वो दिखाना चाहता है वही दिखा रहा है। तो सही क्या है, यानी हम इस निष्कर्ष पे यहाँ पहुंच सकते हैं कि जो हमको चीज दिख रही है वो भ्रम है, उसमें कोई सच्चाई नाम की चीज नहीं है। वो केवल हमको दिखाया जा रहा है, वो हमको केवल दिख रहा है। शायद हमारे सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट की वजह से वो इवॉल्व हो गया, या किस वजह से इवॉल्व हो गया आई डोंट नो, लेकिन वो हो गया और वही दिख रहा है और वो भ्रमित कर रहा है हमको। तो ये बहुत बड़ा सृष्टि का ढकोसला भी कह सकते हैं इसको आप, अगर आप उस लेवल तक सोचना चाहें। क्योंकि जो देखने की शक्ति है आपको कुछ नहीं दिखा रही, और आपको बहुत सीमित शक्ति दे रही है, और सीमित शक्ति में भी आपको वो कुछ भी दिखा दे रही है जो उसकी मर्जी है दिखाने की। उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो आंखों का जो सिस्टम है हमारा, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत छोटी रेंज देख पाता है, 380 से 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ वाली रेंज है, केवल उसी को ग्रहण करके उससे पिक्चर बना पाता है वो। उसके पीछे या उसके आगे की कोई भी वेवलेंथ आ रही है, उससे कोई पिक्चर नहीं बना पा रहा है। सूरज से हर वेवलेंथ आती है, पूरा स्पेक्ट्रम आ रहा है, केवल इतनी वेवलेंथ नहीं आ रही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारा कान है उसको ही सोच लें। हम जानते हैं कि कान तभी सुन सकता है जब आसपास हवा हो, पहली बात तो, राइट। अगर आप स्पेस में चले जाएं तो आपका कान बेकार हो जाएगा, क्योंकि कान क्या सुन सकता है? प्रेशर वेव को ही सुन पाता है। कान बना इस तरह से, प्रेशर वेव आएगी तो उससे वो आवाज पैदा करेगा। अब देखिए कितनी बढ़िया बात है ये। और वो भी केवल 20 से लेके 20,000 के बीच के हर्ट्ज की अगर आएगी, उस पर ह्यूमन ईयर, मानव का जो ईयर है, हमने एक जानवर का देखा था ना, 1 हर्ट्ज भी सुन सकता है वो जानवर। लेकिन मानव 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली प्रेशर वेव को ही सुन सकते हैं। और प्रेशर वेव बनती कैसे है? ये हवा का होना जरूरी है, ये स्पेस में वैक्यूम में नहीं बन सकती। जब हवा के दबाव में वाइब्रेशन होता है, ये हवा के दबाव का वाइब्रेशन हमारे कान में जाता है, और जब कान में जाता है तो कान में वो रिसेप्टर लगे हैं, वो रिसेप्टर कान के उसको ब्रेन में ले जाते हैं। और ब्रेन इस तरह से बना हुआ है कि अगर ईयर के नर्व्स कुछ लेके आ रहे हैं तो उसको साउंड में परिवर्तित कर देगा। आंख से जो भी चीज आ रही है उसको लाइट, उसको पिक्चर बना देगा। कान से जो भी आ रहा है उसको साउंड में परिवर्तित कर देगा। मान लीजिए मैं पीछे जाके और जो नर्व्स हैं ब्रेन में, जो ईयर से आ रही हैं, वो आई में लगा दूं, आई से ईयर में लगा दूं, तो क्या होगा? जब भी आप कोई चीज सुनेंगे ना तो बिजली आपको लाइट नजर आएगी भड़कती हुई, आपको आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी, क्योंकि हमने उसको ब्रेन के ऐसे पार्ट में लगा दिया जहां पे ब्रेन केवल पिक्चर बनाने का काम करता है। भी आर्टिस्ट है वो तो पिक्चर ही बनाएगा, जो ढोल बजाने वाला है वो ढोल बजाएगा। तो
ईयर से जो भी चीज जा रही है ना आपके ब्रेन में, ब्रेन इस तरह से प्रोग्राम किया हुआ है कि आपको साउंड का एहसास, साउंड भी एक एहसास है, साउंड का एहसास हो रहा है, आपको कुछ चीज बजती सुनाई पड़ रही है, ठीक है, आपको लग रहा है कुछ बज रहा है। बजना क्या है? एक एहसास है ना, साउंड इज एक एहसास है। तो ब्रेन आपको एहसास करा रहा है साउंड का। अब देखिए, ये बहुत कम फ्रीक्वेंसी को गैदर कर पा रहा है, बाकी फ्रीक्वेंसी जितनी भी और होगी प्रेशर वेव की, एक तो वो नहीं गैदर कर सकता, जैसे आँख के केस में भी है। केवल 20 से लेकर 20,000 वाली फ्रीक्वेंसी को वो गैदर कर सकता है, ना 20 से कम गैदर कर सकता, ना 20,000 से ज़्यादा गैदर कर सकता है। मैं 21,000 की फ्रीक्वेंसी आपके तरफ बजाना शुरू कर दूं, आप उसके लिए बह रहे हैं, आप बैठे होंगे, अरे कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है, बह रहा हूँ, बह रहे हैं आप उसके लिए, 21,000 के लिए बह रहे हैं आप 19 हर्ट्ज के लिए भी बह रहे हैं। ये नहीं कि कितना तेज बज रहा है, उससे मतलब नहीं है, उस फ्रीक्वेंसी के लिए बह रहे हैं आप, यानी वो फ्रीक्वेंसी पे रिस्पॉन्ड ही नहीं होगा आपका ब्रेन, क्योंकि जो आवाज़ है ये ब्रेन में पैदा हो रही है। तो ब्रेन आपको उस आवाज़ का एहसास करा रहा है। वो जो आवाज़ है वो ढोल में नहीं है, वो जो आवाज़ है वो बोलने वाले में नहीं है, ये जो आवाज़ है आपके ब्रेन के अंदर है। ऐसे ही जो भी पिक्चर बन रही है वो सामने की पिक्चर नहीं है, टेबल में वो आकृति नहीं है, वो पिक्चर आपके ब्रेन में बन रही है। आकृति कैसी भी हो, उससे मतलब नहीं है। हमें नहीं पता कि सामने टेबल है नहीं है, भाई ब्रेन हमको वैसा दिखा रहा है तो हम देख रहे हैं। ब्रेन हमको, हम छुएंगे तो ब्रेन हमको छूने का भी एहसास करा देगा, छू लो भैया। वो चीज़ कैसी है मुझे क्या पता। ये तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ब्रेन और हमारी जो नर्व्स हैं, ये हमको सब दिखा रही हैं। ये टच का एहसास करा रही है, स्मेल का एहसास करा रही है। स्मेल भी, एक फूल आपने लिया, उसको सूंघा, क्या होता है भाई, नाक के अंदर रिसेप्टर लगे हैं, वो ब्रेन में ले जा रहे हैं उस चीज़ को, ब्रेन इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि नाक से जो भी चीज़ आई उसको मैं सूंघ में परिवर्तित कर दूंगा, तो सूंघने का एहसास करा देता है। सूंघना भी एक एहसास है, जिस तरह से देखना एक एहसास है, सुनना एक एहसास है, सूंघना भी एक एहसास है जो कि ब्रेन पैदा कर रहा है। ब्रेन इज द क्रिएटर ऑफ द एक्सपीरियंस। That experience does not lie in the object that we are experiencing. The experience lies in the brain itself. The experience is in your machinery, in your body. The body is creating the universe around us. And whatever the body is creating, the mind is analyzing it. Mind का काम, mind को ऐसी चीज़ है अंदर हमारे जो एनालाइज करती है उसको। तो जैसे हमने कहा कि हमारे जो सेंसेस हैं, पहले तो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो बहुत लिमिटेड कैपेसिटी की हैं। जैसे लाइट हमें सारी पूरा स्पेक्ट्रम हमें नहीं दिखता, इसी तरह से हमें फ्रीक्वेंसी सारी हम नहीं सुन सकते हैं, उसी तरह से स्मेल की भी शक्ति हमारी बहुत लिमिटेड है, बहुत बहुत ज़्यादा लिमिटेड शक्ति है। और एक तो वो शक्ति बहुत लिमिटेड है, और ह्यूमन बींग्स के मुकाबले में दूसरे जानवरों के अंदर कुछ शक्तियाँ ज़्यादा अच्छी हैं। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि ह्यूमन बींग्स ही सबसे सुपीरियर बींग है। भाई आप थोड़ी देर के लिए सोचा हाँ हम बड़े अच्छे सुपीरियर बींग हैं, नो, बहुत सारे जानवर हैं आपसे ज़्यादा शक्तियाँ रखते हैं सेंसिंग की। हाँ, जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जो एनालाइज करने की शक्ति है, वो शायद ह्यूमन बींग में ज़्यादा है दूसरे क्रीचर्स के मुकाबले में। तो अब देखिए, वैज्ञानिक लोग आजकल डिस्कवर कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों को देखने के लिए। उन्हें कहा कि अल्ट्रा वायलेट रे हमको आँख से नहीं दिखाई पड़ती, तो हम एक गैजेट बनाएंगे जिससे जो अल्ट्रा वायलेट रे को पकड़ के और उससे हम लोग कुछ अपना यूज़ में ले आएंगे उस वेव को भी। हाँ देखिए, तो ऐसे गैजेट बनाए जा सकते हैं जिससे कि हम दूसरी वेव को भी गैदर करके और अपने हिसाब से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या उससे हम अपने तरह का एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स इस तरह के गैजेट्स आजकल बना रहे हैं जिससे वो इन चीज़ों को क्रिएट कर ले रहे हैं। तो और इधर मैंने आपको जैसे कहा कि अगर ये सारी सेंसेस हमारी कुछ देर के लिए गायब भी हो जाएं, वैसे तो हमको ये सेंसेस एक पिक्चर जो दे रही हैं वो हमको लगता है कि बहुत सीमित पिक्चर दे रही हैं, और हमें टेढ़ी मेढ़ी पिक्चर भी दे रही हैं। जो सही है वो दे ही नहीं रही, हो सकता है नहीं दे रही, हमें क्या पता सही क्या है। तो यानी कि अगर ये सेंसेस हमारी चली भी जाएंगी तो आप सोचिए, क्या आप जीवित रहेंगे? पहले कुछ देर के लिए सोचिए, मैं आपकी 5 सेंसेस छीन लूँ, राइट?
आप जीवित होंगे कि नहीं होंगे? मर तो नहीं गए होंगे ना आप, जीवित तो आप होंगे ना। यानी कि आपके अंदर जीवित होने की शक्ति है, भले ही आपके अंदर ये इंद्रियां नहीं है। तो इंद्रियां का मतलब ये नहीं कि आप जीवन छोड़ देंगे, राइट। आपका जो इंटेलेक्ट काम कर रहा होगा, आपका माइंड काम कर रहा होगा, लेकिन माइंड को कोई इनपुट नहीं मिल रहा। यह चीज अच्छी है कि बुरी है? कुछ देर के लिए मैं सोचूंगा माइंड को तो ढकोसले वाले और झूठ इनपुट मिल रहे हैं, वैसे भी ना मिले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि माइंड जो है उल्टे सीधे इनपुट लेता है, उसके बाद मुझे उल्टे सीधे एक्सपीरियंसेस कराता है, मेरे इंटेलेक्ट को जो है वो चेंज करने की कोशिश करता है अपने अनुसार। अब मेरा इंटेलेक्ट जो है बेकार की चीज़ों से उस पर असर हो जाता है। कोई चीज़ मुझे दुख का अनुभव दे रही है, कोई चीज़ मुझे सुख का अनुभव दे रही है, कोई चीज़ मुझे गुस्सा का अनुभव दे रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे माइंड का मैं क्या करूँगा? अचार डालूंगा इसका। जो ढकोसला ले रहा है और ढकोसला दे रहा है, इसका करना क्या मुझको? क्या रियलिटी से इसका कोई मतलब है? तो यदि सारे सेंसेस आपके हटा लिए जाएं तो अवेयरनेस आपकी बनी रहती है। इस बात का हमको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा मैं और डिस्कशन करूं, उसके बाद मैं कुछ कंक्लूजन्स पर आपके सामने आता हूं। ज़्यादातर जो वायरस होते हैं, कुछ आपने देखे हैं कि ऑर्गेनिजम्स में वायरस वगैरह भी होते हैं, मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ते। क्या आपने सुना है कि हमारे बॉडी के अंदर 3 ट्रिलियन माइक्रोब्स होते हैं? और हम कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग तो माइक्रोब ही हैं, क्योंकि 3 ट्रिलियन तो माइक्रोब में, बाकी बचा क्या फिर बॉडी में? जो एलिमेंट्स हैं उनका परसेंटेज बहुत कम है। हम लोग माइक्रोब ही है 99.9999%। वी आर माइक्रोब्स, नथिंग एल्स। और माइक्रोब्स एक संतुलन में बैठे हुए हमारी बॉडी में, एंड दे आर मेकिंग अप आवर बॉडी। उसके साथ साथ वो क्या एलिमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, ये वो आपस में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें माइक्रोब ज़्यादा भरे हुए हैं। हमारे अंदर वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सब हैं, बहुत छोटे छोटे साइज के भी हैं जो दिखाई नहीं पड़ सकते किसी को। तो यानी कि जो सृष्टि है, जो हमें हमारे सामने जो हमको नज़र आ रही है, एक तो बड़े सूक्ष्म स्तर पे हमें चीज़ें समझ में आती हैं, जो बहुत सूक्ष्म स्तर की चीज़ें हैं, जैसे माइक्रोब्स हैं या वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, बहुत छोटे 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 छोटे। और दूसरी तरफ ये जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, 26 बिलियन लाइट ईयर अभी का जो कैलकुलेशन है। अभी एक नई टेलीस्कोप जो है एक और छोड़ी जाने वाली है। अभी तो एक टेलीस्कोप ऑलरेडी चल रही है, वो उसका टाइम ख़त्म हो गया, तो उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप अभी 1 महीने में। एंड वॉच माई वर्ड्स, इसको देखिएगा, बहुत बड़ा इवेंट है ये, क्योंकि हम लोग लग रहा है कि हमने टेलीस्कोप की दुनिया में बड़ा ज़बरदस्त काम किया। ये जो टेलीस्कोप है, ये 26 के बियॉन्ड, 26, 27, 28 बिलियन लाइट ईयर्स के बियॉन्ड से भी जो लाइट आ रही है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, उसको ये ट्रैक कर लेगी। अभी एक इवेंट आने वाला है। दूसरी तरफ आप देखिए, यूनिवर्स तो 26 बिलियन लाइट ईयर्स तो है ही है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन का साइज जो है 10 की पावर -15 मीटर। तो यानी हमारे पास, हमारे साथ साथ हमारे आसपास की जो सृष्टि है, वो छोटे से लेकर बहुत बड़े तक की तादाद में हमको नज़र आती है। सूक्ष्म भी है और साथ 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 इन्फिनिट भी है। तो इन्फिनिटेसिमल भी हमारे सामने है और इन्फिनिट भी हमारे सामने है, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। अद्भुत है ना? अच्छा, हम ये सोचते हैं कि हमारे जो इंद्रियां हैं वो शायद सबसे एफिशिएंट इंद्रियां नहीं है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि और भी जानवरों के पास हमसे बेहतर भी इंद्रियां हैं। सारी की सारी 84 लाख योनियों में अलग अलग टाइप की इंद्रियां होती हैं। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप की इंद्रियां होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं, अलग अलग क्वालिटी की होती हैं, अलग अलग तीव्रता की होती हैं, अलग अलग संवेदनशीलता की इंद्रियां होती हैं। हर ऑर्गेनिज्म की दुनिया एक अलग ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म की दुनिया एक अलग दुनिया है। यही नहीं, एक मानव जो परसीव कर रहा है, जो दूसरा मानव परसीव कर रहा है, उसके बीच में भी एक माइन्यूट फर्क होते हैं। आपने देखा कि मेरी जैसे देखने की क्षमता क्षीण हो जाती है अगर, तो दूसरा व्यक्ति जो साफ देख सकता है उसको सब कुछ ज़्यादा ब्राइट नज़र आता होगा।
तो मानवों के बीच में भी फर्क है। हाँ, हो सकता है उतनी ज़्यादा फर्क ना हो, क्योंकि हम लोग तो लैंग्वेज के द्वारा मिलान करके काफ़ी मिलान कर लेते हैं कि हमको क्या दिख रहा है, लेकिन फिर भी फर्क है। कहने का मतलब है कि हर जीव के बीच में और दूसरे जीव के बीच में जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो अलग दुनिया दिखा रहे हैं उसको। तो सेंसेस का पर्पस क्या है? सेंसेस का पर्पस ये है कि आपको सर्वाइवल में मेंटेन करना, और इस तरह से वो लगता है कि सेंसेस, चूंकि एवोल्यूशन के, सेंसेस का जो एवोल्यूशन होता है वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के अनुसार होता हुआ हमको नजर आता है। तो ऐसा लगता है सेंसेस बने एवोल्यूशन के लिए, सॉरी सर्वाइवल के लिए, और हो सकता है उससे सर्वाइवल सुनिश्चित होता हो। तो सर्वाइवल अगर करना जरूरी है तो हम कुछ देर के लिए सोच सकते हैं, अगर एक कोई प्रभु सत्ता होती तो उसने सोचा कि चलो मैं कुछ इनको सर्वाइवल के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट दे देता हूँ, वो भले ही सही हो कि चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सर्वाइवल में उनकी मदद करेगा। और मैं उसी सर्वाइवल के इंस्ट्रूमेंट को सचमुच का इंस्ट्रूमेंट मान के चल लेता हूँ कि अरे यही तो है, यही रियलिटी है। और लेकिन जैसे हमने देखा कि वो ढकोसला होने के पूरे चांस है 100%। सेंसेस आपको इसलिए नहीं दिया गया कि आपको रियलिटी का करेक्ट पिक्चर दे देंगे। ऐसा कोई इंटेंशन सृष्टि में नजर नहीं आता कि इंद्रियां इसलिए दी गई हैं आपको रियलिटी का करेक्ट पिक्चर देने के लिए। इसके विपरीत बल्कि नजर आता है कि सेंसेस किसी और पर्पस के लिए दी, आपको रियलिटी के लिए दिखाने के लिए नहीं दी गई। तो हमारे पुराने किताबों में कहा भी गया है जगन मिथ्या। जब कहते जगन मिथ्या, वो इसीलिए कहा कि उन्होंने रियलाइज कर लिया ये सब जो दिख रहा है ढकोसला, ये मिथ्या है। जिसको मैं ढकोसला कह रहा हूं वो लोग मिथ्या कह रहे थे। और जिस चीज को भी वो चेक करते हैं ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, उसको कहते हैं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो आपको पुरानी किताबों में लिखा नजर आएगा नेति 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 नेति, ना इति ना इति ना इति। ये भी नहीं है, ये भी रियलिटी नहीं है, ये भी रियलिटी नहीं है। सारे टाइम आपको नकारते रहना है, क्योंकि जब तक आप नकारेंगे नहीं, किसी भी एक चीज को आप रियलिटी मान लेंगे तो आप फंस जाएंगे उसमें। तो नेति 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 जो है ये सबसे बड़ा लेसन है हमारे लिए कि हमको नकारना है चीज़ों को। जो हमको भ्रम पैदा कर रही हैं उनको नकारेंगे तभी तो हम सही की तरफ बढ़ेंगे। तो सेंसेस वो टूल्स हैं क्रिएटर के कि वो हमें एग्जिस्ट करा रहा है, ठीक है, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके लिए टूल्स हैं। और रियलिटी को एक प्री डिजाइन वे में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमारा सर्वाइवल होता है, बस दैट्स ऑल। इट इज नॉट रिलेटेड टू द एक्चुअल रियलिटी। अब एक यहाँ जो आखिरी लाइन लिखी हुई है, वी आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डूअर्स नॉट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसर्स। ये इंद्रियों की वजह से क्या होता है, हम हमारी जो सोच है वो ऑब्जेक्टिव हो जाती है। हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखेंगे? हम सेंसरी ऑर्गन से देखेंगे। तो हर चीज़ को हम ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से देखते हैं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में हम जाते नहीं। अब ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या होता है? मान लीजिए कि इंद्री ने आपको एक इनपुट दिया, ठीक है, ये इनपुट, इंद्री का इनपुट गया आपके माइंड पे, माइंड ने उसको एनालाइज किया और उसको दिया इंटेलेक्ट को, इंटेलेक्ट ने उसके आधार पे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है जहाँ से वो इनपुट आ रहा है, या जो हमारा माइंड है, या जो इंद्री है, या जो हमारा इंटेलेक्ट है, ये सारी चीज़ें जड़ चीज़ें हैं। इवन हमारा इंटेलेक्ट भी जड़ है, क्योंकि ये तो पूरा सिस्टम बना हुआ है ना। कुछ इनपुट आएगा, इंद्री इनपुट क्रिएट करेगी, इनपुट आएगा, इनपुट जाएगा इंद्री से माइंड पे, माइंड उस इनपुट को प्रोसेस करेगा और उस इनपुट को इंटेलेक्ट को भेज देगा। ये सारा का सारा जड़ है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने आप को अपने इंटेलेक्ट से भी अलग करके पीछे देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें, कोशिश करें तो देख सकते हैं। यानी कि ये इंटेलेक्ट के पीछे आप है, इंटेलेक्ट भी आप नहीं है। तो जो रियलिटी है, उसको कहते हैं कि सेल्फ या जो ब्रह्म है, वो आप हैं और आप इंटेलेक्ट के पीछे हैं। इंटेलेक्ट भी जड़ है, इंटेलेक्ट आप नहीं है।
इंटेलेक्ट भी एक जरिया है जिसके माध्यम से आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं इससे आपके शीशे पे, आपके पटल पे धूल पैदा हो रही है। इसकी वजह से आप अपने आप को देख नहीं पाते। आप अपने आप कब देख पाएंगे? जो ये धूल पैदा हो रही है ना इंद्रियों के माध्यम से, माइंड के माध्यम से, इंटेलेक्ट के माध्यम से, ये धूल जमा ना होने दें अगर अपने मिरर के ऊपर, तभी आप रियलिटी को, अपनी रियलिटी को देख पाएंगे। मैं ही ब्रह्म हूँ, उसका एहसास आपको होता है, क्योंकि आपके आसपास जो शरीर है, आप देख सकते हैं ये शरीर तो मैं नहीं हूँ, आप देख सकते हैं हाथ मैं नहीं हूँ, ये जो पैर मैं नहीं हूँ, ये जो बॉडी है मेरे, लगता है मेरे ऊपर चढ़ी रखी, किसी ने चढ़ा रखा है, जैसे कपड़े पहन रखे हो मैंने, उस तरह से चढ़ी हुई है। ये मैं थोड़ी ना हूँ, मैं तो अंदर कहीं हूँ ना इसके। ये माइंड भी मैं नहीं हूँ, ऐसे सोचना है आपको। इंटेलेक्ट भी मैं नहीं हूँ और इंद्रियां भी मैं नहीं हूँ, जो आसपास की चीज़ भी मैं नहीं हूँ। मैं एक एक्सपीरियंसर हूँ। आई एम द एक्सपीरियंसर, आई एम द विटनेस। देयर इज ओनली वन विटनेस, and that is you yourself. You are the reality, and that is, it is very important not to confuse yourself with either the mind or the intellect or with the indriya, not to confuse yourself with any of the objects. So we have to go from objectivity to subjectivity. Okay, now अब हमने ये ब्रेन की जो बात बताई कि ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है। सेंसेस दरवाजे हैं, सेंसेस दरवाजे हैं। अब जैसे कमरा, मान लीजिए कोई कमरा है, तो उसमें से लोग अंदर आ रहे हैं, दरवाजे से लोग अंदर आ रहे हैं, तो वो दरवाजे हैं, वहाँ से चीज़ें अंदर आ रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। वो कोई रियलिटी नहीं है, हमें भ्रमित नहीं होना। प्रोसेसिंग ब्रेन में हो रही है, सेंसेस कोई चीज़ को बहुत लिमिटेड प्रोसेसिंग कर रही है, फिर ब्रेन प्रोसेस कर रहा है और एक रियलिटी हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो हमारे इंद्रियां हैं, एक तरह से हमारे शीशे पे ट्रैश और डस्ट वगैरह को फेंक रहे हैं, और ये फेंक के हमारे मेंटल पटल पे, हमारे मिरर पे धूल पैदा कर रहे हैं, और इसी धूल से हमको बचना है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव विज्ञान है वो सेंसेस से जो चीज़ प्राप्त होती है उसका एनालिसिस करता है, और इसलिए जो ये वेस्टर्न विज्ञान है ये रियलिटी को समझने के लिए पूरी तरह से इनएडिक्वेट है। आपको एक और डायमेंशन चाहिए होगा, जो सेंसेस से अलग डायमेंशन चाहिए होगा, और ये जो डायमेंशन है रियलिटी को समझने का, ये डायमेंशन है शांति का। कहते हैं शांति ही सुख है। तो शांति क्या है? शांति मतलब ये जितने भी एक्सपीरियंसेस हमारे सेंसेस से आ रहे हैं उनको अलग करेंगे, तभी, जब तक धूल नहीं हटाएंगे तब तक रियलिटी शाइन फोर्स नहीं करेगी। एक मिनट के लिए सोचिए, आप डीप स्लीप में जैसे जा रहे हैं, मान लिया आप सोए हुए हैं, सोने के बाद आप जगते हैं ना, तो आपको एहसास होता है ना कि आप सो रहे थे। जब आप सो रहे थे, जब आप डीप स्लीप में थे, तब आपकी सारी सेंसेस काम नहीं कर रही थी, ऑल योर सेंसेस वर स्लीपिंग, बट येट you had the awareness of being alive. That awareness was with you. बस मैन और एनिमल में फ़र्क ये है कि मैन में कंसंट्रेशन की पावर है, कि एनालिसिस की पावर है, जो एनिमल्स में नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैन में ज़्यादा अच्छी शक्ति है एनिमल के मुकाबले में। और कहते हैं कि कभी एक एनिमल से हम मैन के योनि में आते हैं, तो मैन की योनि में हमें लगता है कि हमें अच्छे, हमारे पास पॉसिबिलिटी हो जाएगी रियलिटी को समझने की। तो ये अलाइव होने की फीलिंग वूम में भी होती है। मदर के वूम में जब बच्चा होता है उसके अंदर भी अलाइव होने की फीलिंग होती है, कॉन्शियसनेस उसके अंदर होती है। ये कॉन्शियसनेस कौन पैदा कर रहा है? बॉडी। एक ये भी थ्योरी हो सकती है कि हमारी बॉडी ही कॉन्शियसनेस को पैदा कर देती है, बट नो, बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस कॉन्शियसनेस। इट इज द कॉन्शियसनेस विच इज अनचेंजेबल। अच्छा, ये जो कॉन्शियसनेस है ये, इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं होती। बॉडी में तो 2-3 कैरेक्टरिस्टिक भी होती हैं, कहते हैं ना सत, तम और रज, जिसको अट्रैक्शन, रिपल्शन और कंट्रोल के रूप में भी हम लोग रिफ्लेक्ट हुआ देखते हैं फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स जड़ चीज़ों की होती हैं। कॉन्शियसनेस की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसकी इट इज अनकैरेक्टरिस्टिक, विदाउट एनी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कोई गुण नहीं है।
ये गुणलेस है, और यूनिवर्स को कॉन्शियसनेस के बिना आप रियल एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो इसलिए जब आप ये धूल हटाते हैं तो आपके अंदर एक एहसास आता है, और उसके बारे में जिनको एहसास हुआ उन्होंने कहा है कि जिसको एहसास होता है वही उस एहसास को जानता है, और कोई जब तक उस एहसास को प्राप्त नहीं करता तो जान नहीं सकता। अगला क्वेश्चन एक और उठता है कि मैं नॉलेज के माध्यम से रियलिटी को समझ सकता हूँ या भक्ति के माध्यम से रियलिटी को समझ सकता हूँ, या क्या माध्यम होना चाहिए, या कर्मों के माध्यम से रियलिटी को समझ सकता हूँ। डेफिनेटली अच्छे कर्म करेंगे आप तो आप रियलिटी के नज़दीक जाएंगे, भक्ति करेंगे तो भी आपको रियलिटी के नज़दीक ले जाएगी। नॉलेज के माध्यम से जो आपका जो अंधकार है वो तुरंत खत्म होता है, लेकिन भक्ति उसमें फ़ायदा कराती है। तो भक्ति को मन में रखेंगे आप और नॉलेज की तरफ भी बढ़ेंगे तो आपका प्रोग्रेस जो है ज़्यादा तेज़ होगी। केवल भक्ति के माध्यम से आप चलेंगे तो भी आपका थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है तरीका, लेकिन आप अल्टीमेटली पहुंच सकते हैं। नॉलेज के माध्यम से आप चल रहे हैं, भक्ति विल ऑल्सो हेल्प यू। तो अगर आप नॉलेज के माध्यम से चल रहे हैं तो भक्ति को बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज भक्ति इज कनेक्टेड विद योर हार्ट, नॉलेज इज कनेक्टेड विद योर ब्रेन। तो ब्रेन और हार्ट कॉम्बिनेशन में आपको रियलिटी का या कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस करा सकते हैं। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। कुछ हमारी जो किताबें उनमें, पुरानी किताबें, उनमें ये कहा गया है टाइम का जैसे कोई डायरेक्शन नहीं होता, ना ऐसा कभी था कि मैं नहीं था, ना ऐसा कभी है कि मैं नहीं हूँ, या ऐसा भी कभी नहीं है कि ये लोग नहीं रहेंगे जो हमारे आसपास है। सब कुछ हमेशा रहता है, यानी कॉन्शियसनेस की जो रियलिटी है वो एवर एग्जिस्टिंग है, नॉन चेंजिंग है। जो हमें दिख रहा है वो इल्यूजन है, जगन मिथ्या है। योग के माध्यम से हम चित्त वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों यानी कॉन्शियसनेस की जो चेंजेस हैं उसका निरोध करके और कॉन्शियसनेस को प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। योग अफेक्ट्स योर ब्रेन, कर्म अफेक्ट्स योर बॉडी, भक्ति अफेक्ट्स योर हार्ट। जब ये निरोध हो जाता है तो आप अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएंगे। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, योग सूत्र के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र मैंने रखे हैं आपके साथ। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप वृत्तियों में फंसे रहेंगे। इसका निरोध करने के दो तरीके हैं, अभ्यास करना और वैराग्य के माध्यम से। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। और जब अभ्यास और वैराग्य को इस्तेमाल करके आप चित्त की या कॉन्शियसनेस के चेंजेस को निरोधित कर देंगे तो ये यत्न या अभ्यास का रत्न, यही अभ्यास है आपका, क्योंकि लगातार आपको उसी अभ्यास में निरंतर बने रहना है। और इस तरह से आपको फाइनली तो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस की प्राप्ति हो जाएगी। और आखिर में आपको इम्पोर्टेंट सूत्रों के साथ छोड़ते हुए कि हैप्पीनेस जो है वो स्टिलनेस में है, साइलेंस में है। जैसे कहते हैं शांति सुख है। सुख जो है वो उल्लास या उसमें नहीं है, शांति में है, चुप्पी में है, स्थिरता में है। दूसरा हैप्पीनेस जो है छोड़ देने में है, जैसे निरोध करना या ग्रहण करने में नहीं है। तीसरा जो हमारा लाइफ फोर्स है हमारे हार्ट में होता है, ब्रेन में नहीं होता। कई लोगों का ब्रेन मर जाता है लेकिन फिर भी वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि जो लाइफ फोर्स है वो अल्टीमेटली हार्ट में रिजाइड कर रहा है। इसीलिए भक्ति वाले लोग जो हैं वो हार्ट को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। और फाइनली जो मैसेज है इसमें कि एग्जिस्टेंस वन है, और जो भी डिविजन्स हम पैदा करते हैं वो हमारे माइंड में पैदा हो रहे हैं, हमारे इंटेलेक्ट में पैदा हो रहे हैं, वो हमारे क्रिएट किए हुए डिविजन्स हैं। एंड देयरफॉर all existence and all consciousness is one, and there is only one thing which is existing and that is consciousness. और बाकी चीज़ें वो दिखाई जा रही हैं या रूप ले रही हैं, बट उसके पीछे अल्टीमेट जो रियलिटी है वो एक सिंगल कॉन्शियसनेस की रियलिटी है। तो इसके साथ मैं अपना आज का सेशन समाप्त करता हूँ।
और हमने एक साइंटिफिक एनालिसिस करने की कोशिश की और एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश की। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। हाँ सर, आज का ये आपका लेक्चर था, ये हमारे देखने और समझने के तरीके में अवश्य बदलाव लाने वाला साबित हुआ है और इससे हम बहुत लाभान्वित हुए हैं। प्रतिभागियों से मेरा अनुरोध है, अगर वो अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं सर के साथ तो उनका स्वागत है। हाँ, सुधांशु जी आपका हैंड रेज हुआ है। नमस्कार सर। सर नमस्कार, मैं सुधांशु शेखर झा पटना से। जी सर जी। ये बहुत प्रासंगिक था सर ये तथ्य, और इन तथ्यों में सर एक बात मेरी जिज्ञासा भी है, और चूंकि एक मानव संवेदना है इस नाते मैं समझता हूँ कि ये चिर परिचित हम लोग के लिए ये बात है कि कर्म का अभ्यास करो, फल पर ज्यादा डिपेंड या उसकी चिंता ज्यादा करने से आदमी ओवरबर्डेंड हो जाता है उस काम को करने के हिसाब से। तो काम पूरा करने के बजाय वो रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचने लगता है, और कभी कभी उसी का स्ट्रेस इतना आ जाता है कि शायद हम लोग कहीं संतुलन खो बैठते हैं अपने काम और अपने विश्राम और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी। तो इस उस जगह पे सर ये आपका ये रोचक लगा प्रसंग कि सेंस तो हम लोग करते ही रहते हैं सारी चीजें, लेकिन हमको कंट्रोल भी खुद को करना पड़ेगा, इस लिहाज से कि अट्रैक्शन रिपल्शन ठीक है, लेकिन कंट्रोलर भी हम खुद हैं। और इस नाते अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें तो अपने अपने पास जो सीमित शक्तियां हैं, जो जो उपलब्ध शक्तियां हैं, जो संसाधन हैं, उनको हम लोग नियोजित पूर्ण रूप से करते हुए और अपने लक्ष्य की ओर इस तरह से उसे लगाएं कि हमें रिजल्ट भी मिले, और जो हमारे साथ काम कर रहे हैं हमारे परिवेश में उनको भी हम इसी ढंग से प्रेरित कर सकें, उनके सहायक बन सकें, ना कि वो हमारे सिर्फ सहायक बने, हम भी उनके सहायक बने, और एक यूनिट के रूप में हम सब लोग सफल हो सकते हैं। तो उस नाते सर हम लोग अपनी चेतना को, अपने कॉन्शियसनेस को पहले पहचानें और उसके इम्पोर्टेंस को समझें, तो अल्टीमेट हैप्पीनेस उसी में है। ये इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत खुशी हुई सुन के सुधांशु जी, आपके विचार। जी धन्यवाद। नेक्स्ट रमनीक जी। हाँ सर, ये पहले तो आपको बहुत मतलब धन्यवाद दूं कि ये सेशन में कुछ अलग हट के चीजों पे आपने बात की है, और कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत अलग एक रिसर्च है जिसको आपने किया है कि ह्यूमन बीइंग में अगर सब इंद्रियों को हटा दिया जाए तो अल्टीमेट क्या होगा। सर तो मेरा ख्याल है कि मेरा भी एक ओपिनियन है कि अगर इंद्रियों को हटा दिया जाएगा तो वो ब्रेन और कॉन्शियसनेस तो रह जाएगी, और शायद वो टेलीपैथी में काम करना शुरू कर जाएगा, और जो पुरानी परंपरा रहती थी और अभी भी जो योग और प्राणायाम से लोग हासिल करना चाहते हैं, शायद वो इंद्रियों को हटाने से शायद वो जल्दी हासिल करेगा। ऐसा मेरा परसेप्शन है सर, क्योंकि ये इशू तो बहुत अच्छा है, और लोग लेकिन कॉन्सियसनेस जो है सर, ये आई थिंक कि वही एक हिस्सा है जो हम लोग को शायद हमको लगा कि आप भी सर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, तो शायद वहीं पे छुपा हुआ है सब चीज। और इंद्रियों की शक्ति शायद ईश्वर ने कम दी है, शायद इसीलिए कम दी है कि शायद इंद्रियों की शक्ति बढ़ाई होती, सुनने की हर्टेज की शक्ति बढ़ जाती, या फिर कोई और इंद्रियों की शक्ति बढ़ती, तो शायद हम सो नहीं पाते, अच्छे से जी नहीं पाते। इसलिए बहुत ही हिसाब से शायद हम लोगों को ईश्वर ने बनाया है सर। सर काफी अच्छा लगा सर।
जी, बहुत अच्छा आपने और बात सर अभी सुना और को समझा है। एक सर और एक विषय आप और बताया सर इसमें कि इंद्रियों की शक्ति डिफरेंट टाइप का जो अलग अलग जीवों में दी गई है 84 लाख योनियों में, 84 करोड़ आपने बोला, 84 करोड़ योनियों में। तो ऐसा लगता है कि वो आज के डेट पे जो एक चमगादड़ सेंस करता है, साउंड वेव पे चलता है और इतनी एक्यूरेसी रहती है कि वो जो जब फिश को पिक करता है बड़ा एक्यूरेट टाइम पे पिक करता है। हमने ऐसा देखा भी है सर उसको करते हुए। तो हमको ऐसा लगता है कि सर ये इंद्रियों की शक्ति, यही वेव वगैरह साउंड वेव भेजते हैं तो हम लोग सर रडार बना सके, एक कंसेप्ट आया। तो उस साइंस से तो पूरा जुड़ा हुआ है सर, हमको ऐसा लगता है। और सेंसर की जो बात आपने की, अब सेंसर इधर के वर्षों में लोगों ने डेवलप किया है, जबकि वो सेंसर जानवरों में बहुत पहले से ईश्वर ने दिया हुआ है। तो नेचर से अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत कुछ हमको सीखना बाकी है और सेंसेस के अंडरस्टैंडिंग से हमको पता चलता है कि हम कितना कम जानते हैं। सर अच्छा धन्यवाद लगा सर। जी। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक हैंड मुझे रेज नजर आ रहा है श्री अंकुर जैन जी का। सर आपका स्वागत है, आप बताएं। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं अंकुर जैन हूँ। मैं तो काफ़ी यंग एज का हूँ, मतलब 30 अभी लगा हूँ मैं। बट सर क्या कहते हैं, मैंने इसमें काफ़ी रिसर्च करी है। मैं एज ए जैन, जो मैंने जैन फिलॉसफी पढ़ी है उसके अंदर यही है कि आपका जो, आप कुछ नहीं है, शरीर कुछ नहीं है, ये जो जितने भी सेंसेस हैं ये सब एक जरिया है उस चीज़ को पाने के लिए जो कि अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है। आपका दिमाग आप नहीं है, आपका कर्म आप नहीं है। ये सब चीज़ें सिर्फ एक जरिया है जिससे आप उस कॉन्शियसनेस को पा सकते हैं। और उस कॉन्शियसनेस को पाने का एक ही तरीका है कि आप अपने कर्मों की निर्जरा करते रहें, चाहे वो पॉजिटिव कर्म हो चाहे नेगेटिव कर्म हो। जिस दिन आप अपने कर्मों को खत्म कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, जैसे अकाउंट्स बैलेंस हो जाते हैं, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाता है, तो उस दिन आप उस कॉन्शियसनेस को पालेंगे और आप उस परम सत्य को पालेंगे और आपकी आत्मा उस एनर्जी में जाके विलीन हो जाएगी जिससे कि आप आए हैं। तो सर मुझे यही सब चीजें आपकी बातों में भी लगी, तो मुझे लगा ये फिलॉसफी कहीं मिलती जुलती हैं ये सब चीजें। तो सर मुझे लगा कि मुझे भी ये शेयर करना चाहिए, तो मुझे काफी अच्छा लगा सर। जी, जो मुझे महसूस हुआ है इन सब बातों को रिसर्च करके या पढ़ के समझ के, वो एक जो मैसेज मेरा रहता है कि वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस, कि हम सब एक हैं और कोई भी किसी में कोई फ़र्क नहीं है। तो यदि हम ये क्षमता किसी तरह से रिसर्च करके और आगे समझ के डेवलप हम लोग कर लेंगे कि कोई फ़र्क है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ा लेसन होगा हमारे लिए और शायद हम लोग उससे और खुश रह सकते हैं। कोई और पार्टिसिपेंट्स? जी अजय जी। Am I audible? जी 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 सर गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली सर इस मामले में मेरे थॉट्स थोड़े से अलग हैं, तो अगर किसी पार्टिसिपेंट को पसंद ना आए तो लेट मी से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग की प्लीज बियर विथ मी। सर मैं मानता हूँ कि जो कॉन्शियसनेस है दैट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बॉडी। द रीजन मीन, जो जब कभी हम किसी को एनेस्थीसिया लगाते हैं, एनेस्थीसिया एक्ट्स ऑन आवर बॉडी ओनली, फिजिकली एक्ट करता है, लेकिन उस समय कॉन्शियस नहीं होता मरीज, उसके सारे कॉन्शियस जो है वो सुप्त हो जाते हैं। इसका मतलब कॉन्शियसनेस को हम कभी भी बॉडी से इंडिपेंडेंट देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते हैं। एक दूसरा, मैं इसका दूसरा उदाहरण भी रखना चाहूंगा आम जनजीवन से। ड्रग्स ऑफ एब्यूज बहुत प्रचलित होते हैं, कोकीन और अन्य, या अल्कोहल भी फॉर दैट बीइंग। उनसे प्लेजर क्यों होता है, वो एक अलग दुनिया में क्यों ले जाते हैं? जितने ड्रग्स ऑफ एब्यूज हैं कहीं ना कहीं हमारी कॉन्शियसनेस को अल्टर्ड कर देते हैं। अगर सिंपल सीधी भाषा में कहें तो अल्टर्ड कॉन्शियसनेस कुछ लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस देती है, कुछ लोगों को बुरा एक्सपीरियंस देती है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज कि ये जो सब्सटेंस है जो फिजिकली एक्ट करते हैं, उनका प्रभाव हमारी कॉन्शियसनेस पे आता है।
कॉन्शियसनेस को हम तभी समझ सकते हैं जब हम अपने शरीर को समझें। दूसरी बात, जो हमारी जितनी भी ट्रेडिशनल फिलॉसफीज हैं, इन्होंने शरीर के इम्पोर्टेंस को डिनाई किया है, ज्यादा महत्व आत्मा को दिया है। मैं मानता हूँ कि शरीर से इतर आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, बिकॉज आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। At the end of the day, Atma needs body for any kind of work, if soul exists in the form that has been described in our traditional philosophies. So, body is that much important as the soul is. So, what I believe is consciousness is related to our senses. Now, how it is related and at what extent जो कॉन्शियसनेस है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर आई है। देखिए, कॉन्शियसनेस का भी एक, मैं मानता हूँ, इवोल्यूशन हुआ है। जैसे जैसे एनिमल किंगडम में जाइए, कॉन्शियसनेस इज देयर, बट जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे 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 एनालिटिकल स्किल पे आई है, और एनालिटिकल स्किल्स जो है वो ह्यूमन पर आएंगी, ह्यूमन पे। तो देयर इज ए डेफिनेट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्शियसनेस एज वेल, दो एट प्रेजेंट लेवल वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर कि इसका बायोलॉजिकल बेसिस क्या है, बट आई एम श्योर आफ्टर 1 or 2 decades देयर मस्ट बी जो बायोलॉजिकल बेसिस है उसको भाई साइंस जो है डिकोड करने में सक्षम होगी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज दैट दिस कॉन्शियसनेस इज नॉट टोटली एंड qualitatively different from our physical body. It's inherently related to and deeply connected to our physical body. Thank you. ओके, हाँ, इस तरह का व्यू एक्सप्रेस किया गया है, और कई वैज्ञानिकों ने भी ये व्यू एक्सप्रेस किया है। बट हम भी एग्री करते हैं आपसे कि कॉन्शियसनेस बॉडी के साथ एसोसिएटेड तो है, क्योंकि जब कोई बॉडी बनती है तो उसके अंदर फिर कॉन्शियसनेस का एक एलिमेंट रहता है। तो डेफिनेटली कॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड विद द बॉडी, but whether the body is creating the consciousness or not, on that we deny it. We say that the body is not creating the consciousness. Consciousness का एक पार्ट जो है वो बॉडी के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज द ओनली थिंग। बट बॉडी के अंदर वो शक्ति नहीं है कि कॉन्शियसनेस को पैदा कर सके। और दूसरी बात ये कि कॉन्शियसनेस को कुछ ऑल्टर भी नहीं कर सकता है। कॉन्शियसनेस इज अनऑल्टरेबल। आगे बढ़ाने के बाद चौराहे की जस्ट आगे बढ़ाने का टाइम लगा देना। ठीक जी, तो कॉन्शियसनेस जो है वो अनऑल्टरेबल है। कॉन्शियसनेस पे किसी चीज़ का कोई असर नहीं हो सकता, और बाकी चीज़ें जितनी भी जड़ हैं वो कॉन्शियसनेस अपने आप को अलग अलग रूप में एक्सप्रेस कर रही है, बस दैट इज ऑल। और एक्सप्रेशन का कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, और इंद्रियां भी एक तरह का एक्सप्रेशन है। और जो इंटेलेक्ट है वो भी कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि जो भी आपके, जैसे आपने किसी को दवा दे दी, अब दवा से वो खुश हो गया या वो बेहोश हो गया, तो वो असर आप उसके इंटेलेक्ट पे कर रहे हैं, उसके माइंड इंटेलेक्ट पे असर हो रहा है। कॉन्शियसनेस पे उसका कोई असर नहीं है। कॉन्शियसनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स एट ऑल, नॉर द कॉन्शियसनेस इज क्रिएटेड बाय एनीथिंग। कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज देयर, इट इज इन द सेम फॉर्म, इट डजंट चेंज एट ऑल, एंड बट डेफिनेटली इट इज एसोसिएटेड विद द बॉडी, जैसे वो हर जड़ की चीज़ के साथ एसोसिएटेड है। कहते हैं ना, कॉन्शियसनेस हर चीज़ के अंदर है, पत्थर में भी है, सब कुछ हर जगह पे कॉन्शियसनेस है, तो इट इज एसोसिएटेड विद द बॉडी। अजय जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? लगा लेना बस। आगे डिस्कशन चलेंगे। आई थिंक वी हैव आवर स्पीकर एंड इट्स गुड दैट अजय जी रिस्पॉन्ड किया, तो मैं उनसे डिस्कशन में रहूंगा। मे बी हाँ, जाम में जाओगे, गाड़ी लगाने की दिक्कत नहीं डिस्कस। तो सर, आपके इस ज्ञानवर्धक और रोचक व्याख्यान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, धन्यवाद सर। हमारी नेक्स्ट फैकल्टी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो ये लंबा गया है अपने तय निर्धारित समय से। मैं यहाँ पर केवल 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगी, उसके बाद हम लोग ये सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू।